गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर में जो यूनिट फोर्थ है उसके अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइको एनालिटिकल एंड अदर पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिटिकल एंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? मनोविश्लेषक परिप्रेक्ष्य में हम नारीवाद के बारे में जिक्र करेंगे, है ना। यहाँ पे मनोविश्लेषण के बारे में हम इस तरीके से आकलन लगा सकते हैं कि जिस तरीके से हम शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में, उसके क्रियाविधि के बारे में, उसकी अवस्थाओं के बारे में, गुणों के बारे में अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो शारीरिक विश्लेषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम मन के विभिन्न अंगों के बारे में, जैसे उसकी अवस्थाएं, उनमें जो शामिल तत्व हैं, है ना, इत्यादि के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो मनोविश्लेषण कहलाता है। अर्थात मन का विश्लेषण करना ही मनोविश्लेषण कहलाता है। मनोविश्लेषण के क्षेत्र में एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी उनके द्वारा जो है दिया गया है। हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, लाइफ स्केच के बारे में। सिगमंड फ्रायड के लाइफ स्केच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 6 मई 1856। ठीक है, 6 मई 1856 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। फ्रीबर्ग सिटी में हुआ था, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो साम्राज्य है वहाँ पे जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, जो फ्रीबर्ग शहर है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? 3 वर्ष की आयु में इन लोग कहाँ चले गए? 3 वर्ष की आयु में जब थे सिगमंड फ्रायड, तो उनके परिवार वाले, उनके जो पिता हैं वो कहाँ चले गए? लिप्जिग चले गए। लिप्जिग जो है जर्मनी में है ना। और यहाँ पे लगभग इन लोग 80 साल तक रहे। ठीक है, 80 वर्ष तक यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ जानना है हमको कि लाइफ स्केच के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड के जो पिता हैं उनका जो जन्म हुआ था इन लोगों का, वो यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता जो है वो ऊन के व्यापारी थे और इनकी माता जो है इनके पिता का जो है तीसरी पत्नी थी। और साथ ही साथ इनके 7 भाई बहन थे, जिसमें से सबसे बड़े ये थे। इन्होंने वीना विश्वविद्यालय से, वीना यूनिवर्सिटी से क्या किया था? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया था। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री इन्होंने ली थी। कब ली थी? 1881 में इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली। कहाँ से ली? वीना यूनिवर्सिटी से ली। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पे 1938 के आसपास जो है, हिटलर नाम आप जानते हैं, तो उनके नाजी विद्रोह के कारण इनको जो है लिप्जिग या जर्मनी छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? लंदन जाना पड़ा। लंदन जाना पड़ा। ठीक है, हिटलर ने साफ साफ इनकार कर दिया कि फ्रायड के द्वारा उसके जितने भी पुस्तकें थे उसको जला दिया गया था जो हस्तलिखित थे। और साथ ही साथ उनको यह बोला गया था कि आपका थ्योरी यहाँ इस देश में नहीं चलेगा। और सैनिकों को आदेश दिया गया कि आप इनको जो है गिरफ्तार कर लीजिए या यहाँ से बाहर कर दीजिए इस साम्राज्य से। लेकिन सैनिकों ने उनको कुछ नहीं किया। लेकिन राजनीतिक दबाव और अन्य पॉलिटिकल जो प्रेशर है उसके कारण से उनको लंदन छोड़ना पड़ा। और लंदन छोड़ के लिप्जिग छोड़ना पड़ा और कहाँ पे आ गए? वो लंदन में आ गए, जहाँ पे 1939 में, है ना, 1939 में अगर हम बात करें तो कब है? 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर 1939 को इनकी जो है मौत हो गई। कहाँ? लंदन में। ठीक है, इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, राइट, 1939 में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका जीवन जो है काफ़ी अस्त व्यस्त था, कभी यहाँ कभी वहाँ वाला सिस्टम था, है ना। लेकिन उन्होंने जो थ्योरी दिया, जो मनोविश्लेषण के संदर्भ में काम किया, वो काफ़ी सराहनीय है। ये फेमस है, मैं आपको बता दूँ, साइको एनालिसिस के लिए। साइको एनालिसिस के लिए
साथ ही साथ हिप्नोटिज्म के लिए, क्योंकि हिप्नोटिज्म के भी ये संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है ख्याति प्राप्त यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं उनके बारे में। चलिए ठीक है, उनके जो सिद्धांत का नाम क्या है, मनोविश्लेषण है, ठीक है। और मनोविश्लेषण के संदर्भ में हमने यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग इसके जो मन को इन्होंने तीन अवस्थाएं, तीन स्तर में जो बांटा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने जो मन को तीन स्तर में बांटा है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। मन को मतलब यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ माइंड की बात करते हैं, है ना। 3 लेवल्स ऑफ माइंड के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, एक अवस्था जो है या स्थिति जो है वो क्या होती है, चेतन अवस्था होती है, ठीक है। द्वितीय जो होता है वो कौन सी अवस्था होती है, अर्ध चेतन अवस्था होती है, अर्ध चेतन अवस्था होती है, ठीक है। तृतीय जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अचेतन अवस्था होती है, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर चेतन अवस्था की बात करें तो उदाहरण तौर पे हम ले सकते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करके या 2-3 रात से पढ़ाई करके अगले दिन जब एग्जाम देता है तो एग्जाम में जो कुछ भी वो लिखता है वो किसका भाग है, चेतन मन का भाग है, ठीक है। चेतन मन के कारण ही वो उसके आंसर दे पाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि वो जो है कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाने के बाद बार बार उसको सोचता है या याद करने की कोशिश करता है तो उसको याद आ जाता है, तो वो उससे पहले कहाँ रहता है, अर्ध चेतन में चले जाया जाता है ना। जिसको पुनः रिकॉल करने पर वो चेतन मन में आ जाता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अर्ध चेतन मन में। जबकि वो उसको पढ़ाया था लास्ट नाइट या उसको जानता है पहले से, लेकिन वो एकाएक मन में नहीं आ पाता, उसको रिकॉल करने के बाद जब आता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अर्ध चेतन अवस्था कहलाती है, ठीक है। उसके बाद फिर अचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था में गया कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज जो चीज़ है वो हमेशा के लिए, सदियों के लिए जो है वो दफन हो जाती है और उसको दोबारा याद हम नहीं कर सकते। वो अर्ध चेतन या चेतन मन में एकाएक नहीं आ सकता, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा हमको रिकॉल करना पड़ेगा और एक नए तरीके से उसको हमको चेतन मन में बिठाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका अचेतन मन है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है, ठीक है। ये वाटर लेवल है और इसमें हमने क्या किया, एक बर्फ के टुकड़े को हम यहाँ पे पानी में डाल देते हैं। तो पानी में जब हम बर्फ के टुकड़े को डाल देते हैं तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि आधी से ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसमें का क्या रहता है, वो पानी में डूबा हुआ रहता है। ये पानी में डूबा पार्ट क्या कहलाता है, आपका अचेतन मन कहलाता है, ठीक है। पानी में डूबा पार्ट आपका क्या कहलाता है, अचेतन मन कहलाता है। और देखिए कुछ हिस्सा ऐसा रहता है जो पानी में भी डूबा रहता है और साथ ही साथ ऊपर भी निकला रहता है, तो ये वाला स्थिति आपका क्या कहलाता है, अर्धचेतन कहलाता है, जो कि अचेतन भाग से काफी कम होता है। और इस अर्धचेतन भाग से भी काफी कम, जो ऊपर का सरफेस हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये आपका क्या है, चेतन मन यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, उन्होंने मनोविश्लेषण के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि मन के जो है 3 स्तर हैं, एक चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। अगर उसको हमको समझना है तो बर्फ के टुकड़े को जो पानी में डूबा हुआ है उससे हम उसको समझ सकते हैं। उसका अधिकांश भाग डूबा होता है, जो डूबा हुआ भाग है वो अचेतन कहलाता है। कुछ भाग ऐसा होता है जो पानी से भी टच में रहता है और ऊपर स्तर को भी वो दिखाता है, तो वो वाला स्तर जो है क्या कहलाता है, अपना अर्धचेतन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से चेतन स्तर की अगर बात करें तो ऊपर में जो हमको सरफेस दिखाई देता है एक्चुअल जो है ना, तो वो क्या कहलाता है, चेतन स्तर कहलाता है। और इसी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के आधार पे ही हम किसी व्यक्ति का मनोविश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसमें शामिल जो तत्व हैं या अवस्था हम कह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग मन की अवस्थाएं या फिर जो है उनके जो और अलग पार्ट है जो देखने का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मन की अवस्थाओं को 3 भाग में बांट सकते हैं। अवस्थाओं को सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जो मन की अवस्था है वो गत्यात्मक होती है, मोटाइल होती है, मतलब वो गतिमान होती है हमेशा। तो वो कैसे होती है,
एक होती है ईद, एक होता है ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। ठीक है, तो इसमें जो ईद और ईगो है, ये जो ईद है और ईगो है, ये ईद और ये ईगो, ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम क्या कौन करता है? सुपर ईगो करता है। ठीक है, ईद और ईगो को सामंजस्य स्थिति में लाने का काम कौन करता है? सुपर ईगो करता है। उसमें ईड क्या है? ये ईड जो है वो किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर, सुख के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात इसको खुशी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, यदि मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, यदि कोई व्यक्ति किसी नशे की लत में है या फिर सामान्यतः आइसक्रीम के प्रति वो बहुत ज़्यादा रुचि प्रकट करता है, वो पागल है आइसक्रीम के लिए, तो वो क्या सोचेगा? उसका ईड वाला माइंड है, वो क्या कहेगा कि मुझे किसी भी हाल में आइसक्रीम चाहिए ही, नहीं तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्लेजर को अपनाने का प्रयास करता है किसी भी प्रकार से, चाहे लैंगिक दृष्टिकोण से हो या अन्य दृष्टिकोण से हो। ईगो फिर वहाँ पे क्या करता है? ईगो वहाँ पे वास्तविकता को बताता है, ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है और बताता है ईद माइंड को कि वर्तमान में यहाँ पे आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे करिएगा? है ना भाई, कोई क्या हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है रियलिटी को बताता है, वास्तविकता में वो चीज़ है या नहीं है। फिर उसके बाद सुपर ईगो क्या करता है? ईद और ईगो को सामंजस्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है कि देखिए आइसक्रीम नहीं है, ये ठीक है, लेकिन आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ठीक है, और ऐसे भी अधिक से अधिक आइसक्रीम खाना ये भी बुरी बात है, अच्छे लोगों की निशानी नहीं है, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है वो। तो इस तरीके से ये उसको समझाने का प्रयास करता है, और इसका जो प्रिंसिपल है किस बेस पे आधारित है? आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक स्तर में कहीं ना कहीं हमको ये तीनों चीजें देखनी पड़ती है। मनोविश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये जो है तीनों समाया होता है, लेकिन इन तीनों में सामंजस्यता होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी का ईद स्ट्रांग हो गया तो जाहिर सी बात है वो आपस में या इन सब के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, जिस कारण से उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अलग देखने को हमको मिलेगा। मान लीजिए ईगो जो है हायर लेवल पे हो गया, रियलिटी वाला, तो जाहिर सी बात है वो ऊंचे सपने नहीं देख पाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाएगा कभी, और जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा, जिससे उसका पतन होते जाएगा। सुपर ईगो की बात करें, अगर ये हायर हो गया तो जाहिर सी बात है अगर ये भी हायर हो गया तो कहीं ना कहीं नुकसान उस व्यक्ति को ही होगा जिसके अंतर्गत ये उथल पुथल चल रहा है। ठीक है, इस दिमागी उथल पुथल का सबसे अच्छा कंक्लूजन ये है कि ये जो है आपस में ऐसे संयमित रहे, एक दूसरे को सामंजस्यतापूर्ण नजरिए से ये फुलफिल करता हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज देखा साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत जो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है उनमें से उनके तत्वों के बारे में, अवस्थाओं के बारे में, स्तरों के बारे में हमने बात किया। इसके बाद हम लोग इसके आने वाले कक्षाओं में इसके अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत